अब तक हमने देखा कि अभिक हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहां जाकर वह विनय जी की तबीयत को ठीक ना देखकर उन्हें उनके सारे चेकअप करने के लिए कहता है। तो विनय जी मना कर देते हैं, लेकिन अभिक उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें डॉक्टर शून्य पाठक के पास लेकर चला जाता है। डॉक्टर शून्य पाठक के पास पहुंचकर विनय जी डॉक्टर पाठक को अपनी कंडीशन बताते हैं, जिसके बाद डॉक्टर शून्य पाठक विनय जी को अभिक के साथ कुछ टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। विनय जी का टेस्ट एक लेडी डॉक्टर शून्य करती है, जो कि एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट थी। वह विनय जी का एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करती है और उसके बाद लेडी डॉक्टर शून्य विनय जी को भेज देती है और अभिक को बात करने के लिए बुलाती है। जहां जाते ही अभिक उनसे टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने की बात कहता है, तो डॉक्टर शून्य हैरान रह जाती है और अभिक को समझने की कोशिश करती है कि वह कोई साधारण टेस्ट नहीं है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि खतरा बहुत ज्यादा है। अब आगे अभिक की बात सुनकर डॉक्टर शून्य हैरान रह जाती है। डॉक्टर शून्य अपने चेहरे पर हैरानी के भाव लिए ही अभिक से बोली, लेकिन तुम रिपोर्ट आने से पहले ही ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुमने मेडिकल की पढ़ाई की होगी और ना ही तुम्हारी एज ज्यादा है, तो फिर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? डॉक्टर शून्य की बात सुनकर अभिक बोला, हाँ डॉक्टर शून्य, मैं मानता हूँ कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैंने कुछ बुक्स जरूर पढ़ी हैं और मैं ये तो अच्छे से समझ चुका हूँ कि जो मौसाजी सिम्टम्स है वह स्टमक कैंसर के ही हैं। अभिक के मुंह से स्टमक कैंसर शब्द सुनकर वह लेडी डॉक्टर शून्य हैरानी से अभिक से बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें स्टमक कैंसर ना हो, क्या पता उन्हें गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या गैस्ट्रोपेरेसिस में से भी तो कुछ हो सकता है ना। तो तुमने स्टमक कैंसर क्या सोचकर बोला? डॉक्टर शून्य की बात सुनकर अभिक कुछ सोचते हुए बोला, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मौसा जी को स्टमक कैंसर ना हो, लेकिन उनकी कंडीशन देखकर यही लग रहा कि रिपोर्ट पॉजिटिव ही होंगी, क्योंकि मौसा जी काफी टाइम से परेशानी है। तब उन्हें शायद ये सिम्टम्स समझ नहीं आए थे, लेकिन अब उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका मतलब कैंसर की भी स्टेज बढ़ चुकी है। ऐसा कैंसर में ही होता है, अगर मौसा जी को कोई और प्रॉब्लम होती तो हमें काफी पहले ही पता चल गया होता, क्योंकि और प्रॉब्लम के सिम्टम्स जल्दी दिख जाते हैं। लेकिन स्टमक कैंसर के सिम्पटम इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल दिखते ही नहीं है और ना ही कुछ महसूस होता है। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं और ठीक ऐसा ही मौसा जी के साथ हुआ है। अभिक की बात सुनकर वह लेडी डॉक्टर शून्य इतना तो समझ चुकी थी कि अभिक को इस बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, इसलिए वह अभिक से बोली, जब तुम इस बारे में इतना सब कुछ जानते ही हो तो तुमने ये टेस्ट क्यों कराया? तुमने खुद अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? तुमने बिना बात के ही अपने हजारों रुपए पर पानी डाल लिया। तुम्हें तो ये टेस्ट कराने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बल्कि डायरेक्ट उनको एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते थे। टेस्ट करना उसके बाद हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती। लेडी डॉक्टर शून्य की बात सुनकर अभिक बोला, ये बात मैं जानता हूँ, या फिर मेरी यह बात कोई मेडिकल एक्सपर्ट समझ सकता है, लेकिन अगर यही बात मैं आपकी जगह अपने परिवार वालों को बताता तो कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनके लिए तो मैं अभी भी स्कूल जाने वाला ही बच्चा हूँ। जैसी मेडिकल की कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता। बस मैं ये टेस्ट एक तसल्ली के लिए करा रहा हूँ। असल बात तो यह है कि मैं भी यही चाहता हूँ टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग बोल रहा है कि सिम्टम्स तो यही है कि टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी और दिल बोल रहा है कि टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आए। अभिक की बात सुनकर डॉक्टर शून्य कुछ देर शांत रहकर फिर से बोली, आई होप कि तुम्हारा दिल जीत जाए, लेकिन रिपोर्ट के रिजल्ट तो कल ही पता चलेंगे, इसलिए अभी मैं भी कुछ नहीं कहा सकती। अब जो भी कुछ होगा कल ही पता चलेगा। डॉक्टर शून्य की बात सुनकर अभिक हाँ में गर्दन हिला देता है और डॉक्टर शून्य से कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर शून्य मेरी बात समझने के लिए। इतना कहकर अभिक मुस्कुरा कर वहाँ से जाने लगता, तो अभिक के जाने से पहले ही डॉक्टर शून्य भी मुस्कुरा कर जवाब देती है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम कल हॉस्पिटल टाइम पर आ जाना, रिपोर्ट 1 बजे तक मिल जाएंगी। डॉक्टर शून्य की बात सुनकर अभिक हाँ में सर हिलाते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। अभिक के जाते ही डॉक्टर अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है और अभिक को बाहर आता देखकर अनीता जी और ललिता जी अभिक के पास आ जाती हैं और ललिता जी अभिक को देखते हुए पूछती हैं, बेटा क्या कहा डॉक्टर शून्य ने? ललिता जी की बात सुनकर अभिक हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं मासी, बस उन्होंने बोला है कि मौसा जी अच्छे से ध्यान रखना है और उन्हें ज्यादा भारी खाना खाने को नहीं देना है, दवाई टाइम टू टाइम देनी है और कल 1 बजे आकर रिपोर्ट लेनी है। अभिक की बात सुनकर ललिता जी अभिक से कुछ नहीं कहती और अनीता जी के पास जाकर कहती है, अनीता आप चलें।
ललिता जी की बात सुनकर अनीता जी भी हाँ में अपना सर हिला देती हैं और दोनों विनय जी के साथ वहाँ से बाहर निकलने लगती हैं। अभिक उन सभी को बाहर जाता हुआ देखकर अचानक ही चिंकते हुए बोला, रुक जाए आप सभी। अभिक की इतनी तेज आवाज सुनकर अनीता जी, ललिता जी और विनय जी के कदम अपनी जगह ही रुक जाते हैं। वह लोग जब पीछे मुड़कर अभिक को देखते हैं तो अभिक अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा होकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर उन सबको देख रहा था। अभिक को खुद को ऐसे देखता पाकर अनीता जी अभिक से बोली, अब क्या हुआ है बेटा, अब तो टेस्ट भी हो गया, अब तो चलो, हम लोगों को घर भी जाना है और तुम्हें भी तो अपने होटल के लिए निकालना है, कब तक यहाँ खड़े रहने का इरादा है। अनीता जी की बात सुनकर अभिक अनीता जी को देखते हुए बोला, माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था मौसा जी का पूरा बॉडी चेकअप होगा, लेकिन आप सभी को जाने की ज्यादा जल्दी हो रही है तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि पूरा बॉडी चेकअप अब मौसा जी का ही नहीं बल्कि आपका और मासी का भी होगा। अभिक की बात सुनकर अनीता जी और ललिता जी दोनों एक दूसरे को देखते हुए अचानक ही अभिक को देखकर हैरानी के साथ बोली, क्या? अनीता जी और ललिता जी की आवाज काफी तेज थी जिस कारण अभिक अपने कानों पर हाथ रख लेता है। अनीता जी और ललित जी की आवाज सुनकर वहां पर उसे एरिया में काम कर रहे स्टाफ भी आ जाते हैं और उन सभी को देखने लगते हैं। अनीता जी और ललिता जी जब अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखती हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वह सर झुकाकर सभी से माफी मांगते हुए कहती है, माफ कीजिएगा, भूल गए थे कि हम हॉस्पिटल में हैं। हम अब शोर नहीं करेंगे, आप अपना काम कर लीजिए। इतना कहकर अनीता जी और ललिता जी जल्दी से अभिक के पास आती हैं और अभिक के हाथ को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती हैं। अभिक भी ललिता जी और अनीता जी को खुद को खींचने पर अपनी जगह जम जाता है। ललिता जी और अनीता जी उसे उसकी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला पा रही थी। वहां खड़े बाकी सब लोग यह नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। तो वही ललिता जी और अनीता जी दोनों ही अभिक के अंदर इतनी ज्यादा ताकत देखकर हैरानी से अभिक को देखने लगती हैं। अभिक को देखते हुए ललिता जी अभिक से कहती है, अभिक हाँ क्या खाने लगे हो तुम ऐसा जो हम दोनों की खींचने पर भी टस से मज नहीं हो रहे हो। इतना कहकर ललिता जी अनीता जी की तरफ देखते हुए बोली, अनीता तुम ऐसा क्या खिला रही हो अभिक को जो यह इतना ताकतवर हो गया है, या फिर यह हमसे एक दिन दूर बाहर शहर में क्या रह लिया, इसे शहर का हवा पानी लग गया है। अनीता जी के मन में भी यही सवाल चल रहे थे, आखिर अभिक के अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई जो वह उन दोनों खींचने पर भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ये देखते हुए अनीता जी अभिक से बोली, अभिक तुम्हारे अंदर अचानक से इतनी ताकत कैसे आ गई। अभी मौके का फायदा उठाते हुए अनीता जी से बोला, नहीं माँ ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ताकत आ गई है, बल्कि आप और मासी दोनों कमजोर हो गए हो जो मुझे जैसे बच्चे तक को नहीं हिला पा रहे हो, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप भी अपना फुल बॉडी चेकअप कर लो। अभिक की बात सुनकर ललिता जी और अनीता जी दोनों ही हैरानी के साथ अभिक को खींचे जा रही थी। तो वही अभिक अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी जगह पर ही खड़ा था। तभी अनीता जी और ललिता जी एक दूसरे को ऐसे देखती हैं जैसे मानो कह रही हो, क्या हम सच में इतने कमजोर हो गए हैं। तभी वह कुछ सोचते हुए अपना सर झटक कर अचानक से अभिक को देखते हुए दोनों एक साथ बोली, लेकिन बिल। अभिक अपनी माँ और मासी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, आप लोगों को बिल की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपका बेटा करोड़पति बन गया। अभिक की बात सुनकर अनीता जी और ललिता जी का कोई खास रिएक्शन नहीं आता। वह अभी भी अभिक को पहले की तरह ही देख रही थी, या फिर यूं कहो वह अभिक को देखकर यह सोच रही थी कि वह उनसे कोई मजाक कर रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था अभिक जो कुछ भी कह रहा है वह सब सच है। अभिक अनीता जी और ललिता जी का कोई रिएक्शन ना देखकर उनसे दोबारा से कहता है, अरे आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, मैं सच में करोड़पति बन गया हूँ। अभिक की बात सुनकर ललिता जी हंसते हुए अभिक से बोली, अच्छा तो करोड़पति बन गया है तो मैं खली बन गई हूँ और मुझ में भी ताकत की कोई कमी नहीं है, तो मुझे टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो अब हम घर चलते हैं, ठीक है। हा 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 हा। ललिता जी को अपनी बातों को मजाक में लेता देखकर अभिक ललिता जी और अनीता जी से अपने हाथ छुड़ाते हुए अपने पैंट की पॉकेट से अपना फोन निकालकर उसमें कुछ करने लगता है और कुछ देर बाद अपना फोन अनीता जी और ललिता जी के सामने करते हुए कहता है, मासी माँ देखो। अभी के इतना कहते ही ललिता जी और अनीता जी अभिक की फोन स्क्रीन को देखने लगती है, तो वह अभिक की फोन स्क्रीन को देखकर हैरान रह जाती है और वह अपनी पलकें झपकाते हुए दोबारा फोन स्क्रीन की तरफ देखकर अभिक की तरफ देखते हुए कहती है, यह क्या है। ललिता जी और अनीता जी को इतना हैरान और परेशान देखकर विनय जी भी वहां पर आ जाते हैं और वह भी अभिक की फोन स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं और कुछ देर बाद उनका भी यही रिएक्शन आता है कि यह क्या है।
अभिक सभी का ऐसा रिएक्शन देखकर मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है, जब मैं बता रहा था तब तो कोई यकीन नहीं कर रहा था और अब पूछ रहे हैं कि क्या है। सही में यार, सच बोलने का तो जमाना ही नहीं रहा। इतना सोचकर अभिक मुस्कुराते हुए अनीता जी, ललिता जी और विनय जी को देखते हुए कहता है, यह मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस है। अभिक की बात सुनकर वह तीनों एक साथ बोले, क्या मतलब तुम ये कहना चाहते हो तुम्हारे बैंक अकाउंट में 16 करोड़ 10 हजार रुपए हैं? उन सभी की बात सुनकर अभिक बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। अभिक को मुस्कुराते हुआ देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि अभिक सच कह रहा था कि वह करोड़पति बन गया है। लेकिन अभिक के पास इतना पैसा आया कहां से? ये सवाल तो सबके मन में चल रहा था, लेकिन ललिता जी और विनय जी अभिक से इस बारे में कुछ नहीं पूछते। मगर अनीता जी अचानक ही अभिक से बोली, अभिक सच सच बताना, इतने पैसे तेरे पास कैसे आए? अनीता जी की बात सुनकर अभिक अनीता जी को अपना दायां हाथ दिखा देता है। अनीता जी पहले तो अभिक के हाथ को देखती रहती है, फिर उन्हें कुछ याद आता है तो वह हैरान होकर अभिक से कहती है, क्या तुमने वह ब्रेसलेट बेच दिया? अनीता जी की बात सुनकर अभिक हाँ में सर हिला देता है। अभिक को हाँ करता देख अनीता जी एक बार फिर से बोली, मगर क्यों? तुमने तो बोला था तुम उस ब्रेसलेट को भी नहीं बेचोगे, और तुम अगर उसे बेचोगे भी तो उसे सुदेश जी को ही दोगे, तो फिर तुमने वह ब्रेसलेट ऐसे कैसे बेच दिया? अनीता जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ, मैंने वह ब्रेसलेट किसी और को नहीं बल्कि सुदेश जी को ही दिया है। वही हमारे कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर है और उन्होंने आज मुझसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मैं उन्हें वह ब्रेसलेट दे दूं। और वैसे भी मैंने उस ब्रेसलेट को काफी समय तक रख लिया था और मुझे उसकी अहमियत का पता ही नहीं था। मैं तो उसे बस एक नॉर्मल ब्रेसलेट ही समझता था, लेकिन जो मेरे लिए इतना आम था, कोई इंसान उसकी करोड़ों में कीमत लगाने को तैयार था, इसलिए मैंने उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया। अभिक की बात सुनकर अनीता जी कुछ देर के लिए शांत होती है, लेकिन फिर अपना एक और सवाल अभिक की ओर बढ़ा देती है, लेकिन उसे ब्रेसलेट की कीमत तो 11 करोड़ थी, तो फिर तुम्हारे पास 16 करोड़ कैसे हैं? अनीता जी की बात सुनकर अभिक हंसते हुए बोला, माँ, उस ब्रेसलेट में जो पत्थर लगा था वो कोई आम पत्थर नहीं था, वह एक प्योर जेड स्टोन था, जिसकी कीमत आए दिन बढ़ती रहती है, और मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। सुदेश जी ने पहले ही मुझे उसकी कीमत 16 करोड़ बता देती थी, तो मैंने हाथों हाथ कंपटीशन वेन्यू पर ही ब्रेसलेट दे दिया और उन्होंने सारे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। अभिक की बात सुनकर और समझकर अनीता जी हाँ में अपना सर हिला देती हैं। तो वहीं अभिक और अनीता जी की बातें सुनकर विनय जी तो कुछ नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन ललिता जी समझ रही थी, क्योंकि अनीता जी ने जब ललिता जी को अभिक के वैद्य जी और उसकी पुराने सामान के बाजार से खरीदी अंगूठी के बारे में बताया था, तभी उन्होंने ललिता जी को उसे ब्रेसलेट के बारे में भी बता दिया था। इसलिए ललिता जी समझ गई थी कि हाँ क्या चल रहा है। लेकिन वहाँ पर सभी की नजर अभिक पर ही टिकी हुई थी। अभिक सभी को खुद को ऐसे देखता देखकर बोला, अब ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा, आप सभी को अपने सारे टेस्ट करने होंगे। अभिक की बात अब उन सभी लोगों को ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है, क्योंकि अब इससे बचने का उनके पास कोई बहाना नहीं था। इसलिए वह सभी हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। अभिक भी सभी को हाँ करता देखकर अपनी जगह से हटते हुए कहता है, तो चलो फिर अंदर चलते हैं। अभिक की बात सुनकर बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। सभी को लेकर अभिक रिसेप्शन काउंटर पर चला जाता है। रिसेप्शन काउंटर पर जाकर अभिक रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मुझे सबके फुल बॉडी चेकअप करने हैं। रिसेप्शनिस्ट अभिक की बात सुनकर हैरानी से अभिक को देखते हुए कहती है, क्या सर? अभिक रिसेप्शनिस्ट की बात को सुनकर अपनी बात दोहराते हुए कहता है, मुझे इन सभी के फुल बॉडी चेकअप करने हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह कहाँ होंगे? अभिक की बात सुनकर वह रिसेप्शनिस्ट जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलती है और अपने पास रखी इंटरकॉम से किसी को कॉल करती है। तो कुछ देर बाद ही उसके पास 2 नर्स आ जाती हैं। उन दोनों नर्स के आते ही वह रिसेप्शनिस्ट अभिक से बोली, सर आप हमें अपनी एंट्री कर दीजिए, उसके बाद यह आपको फिजिकल एग्जामिनेशन रूम तक ले जाएंगी। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर अभिक हाँ में गर्दन हिला देता है और सभी की एंट्री करके नर्स के साथ चला जाता है। नर्स सभी को एक वार्ड की तरफ लेकर जाती है, जहां जाकर वह एक डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर को लेकर आती है और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर शून्य, इन सभी का कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ चेकअप और एनुअल फिजिकल एग्जाम होना है। उस नर्स की बात सुनकर डॉक्टर शून्य हाँ में अपना सर हिला देती है और सभी को एक एक करके एग्जामिनेशन रूम में आने के लिए कहती है। अब क्या होगा आगे? कैसी रहेगी विनय जी की टेस्ट रिपोर्ट? अभिक का दिल जीतेगा या दिमाग? क्या सच में है विनय जी को स्टमक कैंसर? क्या आज रात की पार्टी में जाएगा अभिक? और कैसी रहने वाली है बाकी सभी लोगों की फिजिकल टेस्ट रिपोर्ट?
क्या और किसी को भी है कोई सीरियस बीमारी? अपनी इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।